Good morning. So we are all back on a Sunday, and nice to see you all. कुछ लोग एडमिट हो रहे हैं, so we will just wait for 2-3 minutes. Just getting admitted. तो आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे कैसा गया? How did you celebrate the Independence Day? Anybody? Yes, yes, yes. वर्षा जी बोलिए, अनम्यूट हो जाइए. We drove past India Gate. Okay. India Gate is the place where एक तो वो भी बना हुआ है. They made the memorial, national memorial, जी. and so there was a lot of crowd. बहुत ज्यादा, Okay. बहुत ज्यादा लोग थे. And I think we were there around 3 or 4 o'clock. Okay. बहुत लोग थे. It was very nice. It was very nice to see that so many people had gathered over there to watch India Gate and वहाँ जो नेशनल मेमोरियल बना है आर्म्ड फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस का, वो देखने हाँ. के लिए था. देयर वाज सम आई थिंक कुछ सेरेमनी भी होने वाली होगी लेटर ऑन. Okay. Hmm. सो वी जस्ट वेंट देयर एंड सॉ द प्लेस. दैट्स Very हाउ. nice. यस. This is that area, of course, India Gate and all that, those area, Rajpath and all that is very good because it gives a feeling of patriotism. Oh, it's a wonderful experience. ये सब चीजें in Delhi, they are very, very celebrated in a wonderful way. 26 January and 15th August. बढ़िया है. तो जो लोग देख पाए उनके लिए बहुत अच्छी बात है. या So we are keeping the house open. तो किसी को कोई सवाल करना है तो the rules of the game are very simple. You can either raise your hand if your video is on. आपका वीडियो ऑन है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, और अगर वीडियो ऑन नहीं है तो आप वहां पे एक बटन है आपके वहां जूम में, वो हैंड रेजिंग का बटन है, आप कर सकते हैं. सिद्धार्थ कांबले जी, आपका हाथ रेज हुआ है तो आपको पहला चांस दिया जाता है. नितेश जी, जरा 2 मिनट रुक जाइएगा. तो वी विल स्टार्ट विद मिस्टर कांबले जी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. अच्छा, कई बार हमने देखा है कि औरत और मर्द जी. दोनों में फिजिकली डिफरेंस होता है. जी. मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर होता है फिजिकली. जी. कंपैरेटिवली औरत कमजोर होती है फिजिकली. लेकिन जी. मनोबल के हिसाब से देखा जाए तो औरत जी. बहुत ज्यादा पावरफुल होती है. कई जी. बार हमने देखा है जैसे कि आत्महत्या करने में या तो केरोसिन अपने पे छिड़क के जला लेने में नेहमी औरतें ही होती है. तो ये मनोबल उनके पास कैसे आता है कि दैट शी डोमिनेट्स एवरीबॉडी. ये मेरा एक पहला प्रश्न है. और उसके बाद का दूसरा है, इसके बाद मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछूंगा. देखिए, ऐसा है कि इन द बिगिनिंग there was only one molecule. Life started as a molecule, one molecule which could duplicate itself. हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल ऐसा आ गया है जो अपने आप को डुप्लीकेट कर सके. अब विश्व में दो मॉलिक्यूल हो गए जो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते थे, और उन्होंने जब डुप्लीकेट किया तो चार हो गए, और जब चार मॉलिक्यूल डुप्लीकेट करें तो फिर 8 हो जाते हैं, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से प्रोग्रेशन हुआ. सो हमारा हमारा रियल फोर फादर कोई अगर होगा तो वो पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल था जो अपने आप को डुप्लीकेट कर सका. उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 ये जो डुप्लीकेट होते हैं इसमें लाइफ फॉर्म होने लगे, सेलुलर फॉर्मेशन हुआ. सेल्स का क्या पर्पस है? पोषण लेना, अपने लाइफ के लिए उसको यूज करना और उसको डिस्चार्ज कर देना. तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप एनर्जी लेते हो और उसमें अपने आप को जिंदा रखते हो और आपकी एनर्जी को आप डिस्चार्ज कर देते हो. तो दैट इज व्हाट इज लाइफ. दैट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ. धीरे धीरे लाइफ फॉर्म बढ़ते गए, फिर
फिश की तरफ में पानी में चले गए, लाइफ से फिर वो एम्फीबियस बन गए, धीरे धीरे इवॉल्व होते होते अलग अलग ब्रांचिंग शुरू हो गई। तो शुरुआत में तो देयर वाज ओनली वन मॉलिक्यूल विच कुड डुप्लीकेट इटसेल्फ, पर धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसी आई कि देयर वाज अ, बाय वे ऑफ एफिशिएंसी, मेल एंड फीमेल का धीरे धीरे एक फॉर्मेशन अलग होने लगा। सो व्हाइल one side became very good in creating, the other side was only contributing by way of fertilization, और उसके बाद में plants में भी है, animals में भी है। The other side was specializing in creating a new life, because purpose of life क्या है? बायोलॉजिकली देखेंगे तो सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ है और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज है, कि हमारे बाद हमारी जनरेशन जिंदा रहे। तो जो भी मेरा सेलुलर फॉर्म है, जो आप कहते हैं डीएनए है, तो आपके डीएनए का आधा 50% और पार्टनर का 50% वो ज्वाइन होकर के एक नया डीएनए को फॉर्म करता है। तो आप अपने जीन्स को आगे बढ़ाते रहते हैं और धीरे धीरे ये लाइफ फॉर्म में आप मैमल्स वगैरह में देखेंगे तो ये परफेक्टली एक डिसजॉइंटेड हो गया, कि द फीमेल रोल बिकेम दैट ऑफ अ क्रिएटर, ऑफ अ नर्चरर, because a man cannot do breastfeeding, a man cannot give birth to a child, but a man can go hunting. He has a little more physical, let's say, capacities and capabilities. तो जैसे जैसे ये आप स्पेशलाइजेशन देखेंगे, ये होते गया ओवर इवोल्यूशन, यू विल फाइंड दैट ह्यूमंस में अगर आप देखते हैं तो यू विल फाइंड दैट अ फीमेल ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू डू मल्टीटास्किंग। वो एक ही समय में एक साथ कई काम कर सकता है। वो एक ब्रेन का उनका एक वायरिंग है जो मेल्स में नहीं है। मेल्स में बड़ा फोकस्ड व्यू होता है, एट वन टाइम वो एक ही चीज के ऊपर में कंसंट्रेट कर सकता है और एक ही काम कर सकता है। तो एक बड़ी सी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे टारगेटेड अगर शिकार करना है, सो यू हैव टू फोकस वेरी वेरी क्लोजली ऑन दी प्रे, कि मुझे भाला अगर मारना है तो मुझे बड़े ध्यान से मारना है कि एक ही स्ट्राइक में उसको लगना चाहिए। तो कंप्लीट कंसंट्रेशन आपका उस प्रे के ऊपर हो जाता है। On the other hand, you will find that the female has to raise the child within the womb. उसके बाद में आफ्टर द बर्थ उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, उसको खाना खिलाना है, बाकी चीजों का भी करना है और घर की सिक्योरिटी भी उसको संभालनी, while the hunter has gone out. I'm just talking about a hypothetical caveman life. अब आप देखेंगे बड़ी सिंपल सी चीज कि अमूमन अगर किसी मेल को टेलीफोन आता है और वो कुछ काम कर रहा है, उसको फोन आ जाता है, तो फोन उठाता है और घर में आप देखेंगे बच्चे बात कर रहे हैं, कुछ चहल पहल हो रही है, तो वो क्या कहता है? इमीडिएटली ही विल से चुप 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 चुप, मुझे बात करने दो। While if you see the same thing with a female, you will find that वो किचन में उसने फोन लगा रखा है, खाना बना रही है और बच्चों को भी हिला रही है। She is doing all the three things at the same time very properly and methodically. उसमें उसका फॉल्टरिंग ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता, एक टाइम पे वो मल्टीटास्किंग कर लेती है, उसका ब्रेन वैसा वायर्ड है। फिजिकली ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, डिफरेंसेस, देयर आर फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेल एंड फीमेल में, बट ब्रेन्स आल्सो आर वायर्ड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ सर्टेन टास्क्स देयर। तो उसमें क्या होता है कि यू विल फाइंड दैट मेल का कंसंट्रेशन रहता है, बहुत शार्प रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, फिर वो हट जाता है। फीमेल्स का कैसा रहता है? कंसंट्रेशन एट द सेम टाइम ऑन मेनी थिंग्स बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। उसका बेसिक पर्पस एंड फंक्शनिंग जो होता है वो हमेशा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। तो उसके अंदर में रेजिलियंस ज्यादा होती है, चीजों को एब्जॉर्ब करने की शक्ति ज्यादा होती है और बहुत सारे शॉक्स को वो बेयर कर लेती है, बिकॉज शी इज नॉट लिविंग देयर ओनली फॉर हरसेल्फ। वो शिकार पे निकल करके अपनी जान नहीं बचा रही है, वो एक्चुअली अपने पूरे घर में अगर 2 बच्चे 3 बच्चे तो सबकी जान बचाना उसका काम होता है। तो शी हैज मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ अ वुल्फ अटैक्स या कोई टाइगर आ जाता है तो उसको उससे रक्षा भी करनी है, बच्चों को बचाना है, सब कुछ करना है एक साथ में। तो शी डज ऑल दैट एट द सेम टाइम। तो उसके पास में नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा ज्यादा रहती है। दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स, यू विल फाइंड दैट ये स्पेशलाइजेशन धीरे धीरे हो गया है।
तो बिकॉज शी हैज टू टेक सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, उसकी रेजिलियंस, शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मेल्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होती है. दैट इज अ फैक्ट. इसी वजह से आप देखते हैं कि वो ज्यादा शांति से, बहुत आराम से उस चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. टू पीपल, वन मेल एंड वन फीमेल, गिवन द सेम शॉक, आप देखेंगे मोर प्रोबेबिलिटी इज दैट द मैन जल्दी रैटल हो जाता है, फीमेल उतनी जल्दी रैटल नहीं होती है. बट देन देर आर अदर स्पेशलाइजेशंस. मेल्स में फिजिकली ताकत ज्यादा होती है, फीमेल्स में फिजिकली ताकत कम होती है. बट देन देर आर थिंग्स विच द फीमेल्स हैव विच इज नॉट अवेलेबल विद द मेल, and there are things which the male has which is not available with the female. And yet आप जो बात कर रहे हैं कि किसी भी शौक में सुसाइड कर लेना, किसी चीज में चले जाना, these kind of things are basically where your resilience is less. जब आप स्ट्रेस में जाकर के कुछ आपको रास्ता नहीं दिखता है तो आप डेस्परेशन में इस तरह के कदम उठा लेते हैं. तो ये एक चीज है. आपने एक एग्जांपल बताया, यू विल फाइंड दैट जैसे फार्मर सुसाइड्स काफी हुए हैं, मेल्स कमिट सुसाइड. आप जो कह रहे हैं कि अपने ऊपर में केरोसिन डाल करके जला लेती है, वो फीमेल्स खुद नहीं जलाती, उनको जलाया जाता है. मोर ऑफ्टन देन नॉट यू विल फाइंड दैट द वुमन हैज बीन बर्न्ड, उसको जला दिया जाता है. ये एक बहुत एक दुखद एक बात है. और केस बना दिया जाता है कि भाई वो परेशान हो गई थी और तंग आकर के उसने अपने हाथ सुसाइड कर लिया. बट आई हैव वर्कड in the field. I have been SDM, I have been DM. I know that many cases, most of the cases, it's a case of somebody else burning you. Women generally don't give up easily. उसके पास resilience ज्यादा होता है, patience ज्यादा होता है, ज्यादा संभाल लेती है. I hope I've been able to answer your question, सिद्धार्थ जी. आप ताली बजा रहे हैं. थाली की जरूरत नहीं है. आपका कोई सेकंड क्वेश्चन भी था शायद. हाँ जी, हाँ जी, जी सर. जिंदगी में हम लोग एक रास्ता चुन लेते हैं जहां पर हमें अपनी मंजिल दिखाई देती है कि भाई मुझे वहां तक पहुंचना है. जी चलते चलते रास्ते में एक मोड़ ऐसा आ जाता है जहां हमें लगता है कि नहीं, इस रास्ते पर अगर मैं जाऊं तो हो सकता है मुझे सामने दिखने वाले से कुछ ज्यादा मिल सकता है या कुछ ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है. लेकिन वो रास्ता जी चुनने से पहले वो 10 बार सोचता है, डरता है, जी जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं. इसकी क्या जी वजह है? वो क्यों डरता है? अगर उसके सामने अगर एक सुनहरा एक मंजिल दिख रही है या सुनहरा अंत दिख रहा है तो क्यों डरता है वो मार्ग बदलने में? देखिए क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फियर, जो एक इंस्टिंक्ट होता है हम सब में. और फियर का इंस्टिंक्ट ऐसा होता है कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. तो बाय इंस्टिंक्ट सबसे पहला आपका कोई भी चीज होगा. जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि जंगल में हिरन को एकदम से आवाज आई, खटका हुआ, तो पहले वो डर के देखता है कि अरे कोई शेर तो नहीं आ गया. आवाज कोई भी हो, पहला इंस्टिंक्ट फियर का होता है कि भाई मुझे अपनी जान बचानी, लेट मी बी केयरफुल, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर आ गया या कोई खतरा हो मेरी जिंदगी का. आपके घर में भी कभी रात को कोई खटका आएगा तो आप पहले चौकन्ने होकर देखते कोई चोर आया क्या हुआ है. आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज इट इज अननोन. ये साउंड कहाँ से आया है. आप ये सोच के नहीं बैठते अरे वाह कोई तो आ गया होगा यार, वो मेरे भले के लिए आया होगा. ऐसा नहीं होता है. योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज टू गेट इनटू फियर फॉर योर ओन सर्वाइवल. ये आपका वैसा ही वायरिंग है. और जब सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट आती है, जब आप कोई भी चीज के बारे में आप पहली चीज हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको जो निर्णय लेना है, आपने देखा बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है, मैं इसको कर सकता हूं, मैं इस रास्ते जा रहा था लेकिन दूसरे रास्ते में मेरे को ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो मैं उसको चेंज करूं. तो पहला आपका ब्रेन पूछता है आपको, बिकॉज एनालिटिकल माइंड जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो पहले पूछता है कि भाई इज दिस रियली बेटर. कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां जाकर के आप नुकसान में चले जाओ. यहां तक तो ठीक ही चल रहे थे. अब एनी चेंज ऑफ पेस, एनी चेंज कुड बी फॉर बेटर और इट कुड बी फॉर वर्स. या तो वो अच्छे के लिए हो सकता है या बुरे के लिए हो सकता है. लेकिन ब्रेन आपका पहले वो आपका सिनेरियो बनाएगा कि ये बुरे के लिए हो सकता है. तो आप इस चीज को देखिए कि आपका ये चीज अगर बुरे के लिए हो तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये कदम मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं.
इसीलिए जब भी कोई चेंज आता है तो आदमी सबसे पहले उसको फियर में जाकर के नेगेटिवली असेस करता है कि ये चीज मेरे लिए बेटर है या नहीं। सिंपल सी चीज है। कोई अब रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं, सामान आपके पास कोई और अच्छा है, मतलब काफी वजनदार है, और एक आदमी आके कहता है चलो लेट मी हेल्प यू, तो आप पहला रिएक्शन आपको तो नहीं 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 मैं उठा लूंगा, तो आपको लगता है कि ये मेरी बैग लेके ना भाग जाए। तो पहला इंस्टेंट यही होता है, मे बी ही इज अ वेरी डिसेंट पर्सन हु इज ट्राइंग टू हेल्प यू, बट वो इंस्टेंट आता नहीं है आपके दिमाग में, पहले ही नेगेटिव सोचते हैं। इसीलिए जब भी कोई डिसीजन ट्री आता है तो आप उसको एग्जामिन करने के लिए हमेशा यू ऑलवेज लुक एट द नेगेटिव साइड फर्स्ट, एंड दैट इज अ इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। तो आपको कितना भी सुनहरा लग रहा हो, ऐसे तो बहुत लोग फंस जाते हैं ना, कहते हैं साहब इस ये आप खरीद लीजिए, इससे आपकी लाइफ बन जाएगी, फलाना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये लॉटरी टिकट लो, ये तो आपको आप टिकट का प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। बाद में आप देखते हैं कि बहुत पैसा चला गया लेकिन कुछ मिला नहीं। तो ऐसा होता है। तो वॉट एवर इज अपियरिंग टू बी वेरी गुड मे और मे नॉट बी गुड, इसीलिए आपका जो एनालिटिकल माइंड है उसको एक हार्ड लुक देता है और पहले नेगेटिव सोच करके उसको आपको फोर्स करता है कि आप उस चीज को फिर से एक बार परीक्षण कर लो, निरीक्षण कर लो, ये सही है या नहीं। ये है उसका पीछे का जो मर्म है, ये है। दैट इज हाउ यू आर मेड। So, is that all right, Siddharth ji, or would you like me to explain further? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Okay. तो नितेश जी के पास चलते हैं, उनका हाथ काफी देर से उन्होंने उठाया हुआ है। जी नितेश जी बोलिए। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि आज 16 अगस्त है, हालांकि कल जी सैटरडे था तो कल आपका कार्यक्रम नहीं रहा, तो मैंने कहा सैटरडे संडे को आपको शुभकामनाएं दी। भारत 80 वर्ष हो गए हैं भारत को आजाद हुए। जी इसी से संबंधित मेरा प्रश्न आपसे है कि भारत में 80 साल आजादी के हो गए हैं, भारत में लगातार आर्थिक असमानताएं लगातार बढ़ रही हैं। एक ऐसा कहा जाता है कि 1% लोगों के पास ही भारत की संपत्ति है। सर इसका कारण क्या हो सकता है? लगातार जो आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं, और दो कमेटी इस पर बनी थी, सी रंगराजन कमेटी और सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है। तो सर इसका कारण क्या हो सकता है असमानताओं का आर्थिक? देखिए, आपका प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने आर्थिक असमानता की बात की है। इसके साथ में जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा प्रश्न सामाजिक असमानता का भी, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो 1949 में नवंबर में जो भाषण दिया था, उन्होंने उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि हम आजाद हो गए हैं और 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक भी बन जाएंगे, एक हमारी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ सोशल फ्रीडम भी बहुत जरूरी है। जहां पर आप पॉलिटिकल फ्रीडम लेके आते हैं उसके साथ ही सामाजिक फ्रीडम भी जरूरी है। अगर हम सामाजिक फ्रीडम नहीं देंगे, जब हम धर्म में, जात में, इसमें उसमें जब तक हम बटे रहेंगे, तो फ्रेटर्निटी नहीं आएगी, जिसको कहते हैं बंधुत्व, और फ्रेटर्निटी नहीं आएगी तो पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं आपकी बात पे कि जो आर्थिक जो असमानताएं हैं, तो देखिए आर्थिक असमानता तो ये आप देखेंगे तो इतिहास में ही चला आ रहा है। इंडस वैली में भी अगर आप देखते हैं कि उनकी जो नगर रचना थी, तो कुछ हाउसेस जरा बेटर प्लेस थे और कुछ हाउसेस मासेस के लिए थे। हाउसेस सबके पास थे लेकिन थोड़ा डिफरेंस था। उसके बाद में आप देखते हैं कि राजे महाराजे, दरबारी, ये वो सैनिक जो जरा एलिट होते हैं वो हमेशा बेटर रहते हैं, और बाकी लोग जो है मासेस थोड़े से गरीब रहते हैं। इन चीजों में क्या होता है कि अगर आपका, जिसको केक कहते हैं, केक या कोई भी चीज, बिस्कुट कह लीजिए, अगर वो बहुत बड़ा है तो हर एक को थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, हर एक का पेट भर जाता है। लेकिन अगर आपके केक का साइज छोटा है तो जो ऊपर वाला जो पहले खा लेता है, उसके बाद नीचे वालों के लिए कुछ बचता नहीं। तो आर्थिक असमानताएं वैसे बन जाती है। अब इसके बारे में बहुत सारी थियरीज हैं। एक थियरी कहती है कि भाई आप सब लोगों को समान पैसा बांटिए, सरकार ने लोगों से टैक्स लेकर के हर एक के ऊपर में समानता से बांटे, तो क्या होगा, ग्रोथ जब धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि हर एक को बहुत थोड़ा थोड़ा मिलेगा। दूसरा एक ग्रोथ कहता है कि आप दो चार बड़े बिजनेसमैन बोलिए या सेक्टर्स बोलिए, कोई इंडस्ट्रीज बोलिए, उसके ऊपर में आप इंपॉर्टेंस दीजिए
और वो लीडिंग सेक्टर बन जाएगा जब वो बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट करेगा और वहां पे लोग एफिशिएंसी से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उसका जो फायदा होगा वो बाकी सारे समाज को अपने साथ उठा लेगा। तो बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक थियरीज हैं। हमने कई सालों तक एक थियरी को अपनाया, फिर मनमोहन सिंह जी के आने के बाद में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने लिबरलाइजेशन कर दिया और इकोनॉमी को खुला कर दिया कि भाई पहले ये था कि जब हम नए नए थे तो हमारे पास में उतनी एक्सपर्टीज नहीं थी। शुरुआत में इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट बिकेम द सेक्टर। गवर्नमेंट के सेक्टर में स्टील प्लांट्स खोले गए, अलग अलग तरह की फैक्ट्रियां बनाई गई, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, तरह तरह की चीजें बनाई गई गवर्नमेंट ने, एचएमटी। तो क्योंकि उतनी पूंजी लगाने की शक्ति प्राइवेट लोगों में कम थी, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से टैक्स के पैसे से अलग अलग डैम्स बनाए, तरह तरह के पावर स्टेशंस बनाए, स्टील प्लांट्स बनाए कि भाई बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये शासन बना के दे दे। ये चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में देखा गया कि जो इंडिविजुअल जो एक हमारे अंदर में एक क्रिएटिविटी होती है, जो जनमानस में होती है, वो कुंठित हो रही है। तो उसके बाद में जब ये इकोनॉमी हमारी खुली, जब लोगों को एक मौका दिया गया कि आप भी पूंजी ले सकते हैं और अपना अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं, तो फिर कई सेक्टर्स लीडिंग आ गए। तो बहुत सारे उसके बाद में इंडस्ट्रीज बड़ी हैं, सेगमेंट्स बड़े हैं, कुछ कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस बड़े बड़े बन गए। उसके पहले भी थे, टाटास थे, बिरलास थे, वो पहले से आ रहे थे, बट काफी कम मात्रा में थे। लिबरलाइजेशन के बाद में आप देखेंगे जब नई इकोनॉमिक्स शुरू हुई तो हमारा कंट्री हर चीज में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता चला गया। इन्वेस्टमेंट्स हुई, हम लोगों को पता चला कि कई एवेन्यूज है जिसमें पैसा लगाया जा सकता है। पहले तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते थे। आप, मुझे याद है नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, उसमें मुझे 14% इंटरेस्ट मिलता था। 14% इंटरेस्ट मिल जाता था उसमें, स्मॉल सेविंग्स बोला करते थे उसमें। लेकिन अब आप देखेंगे तो आप फिक्स डिपॉजिट में भी डालेंगे तो 6% 7% है, क्योंकि अगर पैसे की कीमत अगर 6% से 7% से ज्यादा हो गई तो जो जिसको उस पैसे को निवेश करके बिजनेस बनाना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी है, वो महंगा हो जाएगा। तो जो एक जनमानस जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता था, अब जनमानस इन्वेस्टमेंट में आ गया है। तो एक जागृति हुई है निर्माण। लेकिन गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनकी जो फोकस होती है वो अलग होती है। कुछ होता है कि भाई मैं इस 100 रुपए में से मैं 60% जो है वो गरीबों को, क्योंकि भूखे लोग मर रहे हैं तो उनको खाना कम से कम एक वक्त का खाना तो दे दूं, वहां लगाऊंगा। बाकी 40% में ग्रोथ में लगाऊंगा कि भाई नई नई चीजें बने, रास्ते बने, तरह तरह की विमान बने, या जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे लोग बिजनेस कर सके। कोई दूसरी पार्टी आती है, वो कहती है भाई 60% मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा करके ये लोगों का जो मैं दे रहा हूं उसको थोड़ा कम करूंगा। तो कई बार होता है कि जो सेक्टर जो सबसे नीचे है आर्थिक रूप में, उसको ऊपर आने के लिए समय लगता है। कुछ कुछ सेगमेंट्स में जल्दी ग्रोथ होती है, कुछ कुछ पॉलिसीज में उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन अब ये तो खैर जनमानस की बात है कि उन्हें कौन सी पॉलिसी पसंद है, इलेक्शन में वो अपना निर्णय देते हैं। ये दोनों तरीके अवेलेबल हैं। उसके भी अलावा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने तरह तरह के रास्ते बताए हैं। वेलफेयर स्टेट का एक तरीका होता है, एक होता है कि आप रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी को करिए। अमेरिका ने एक अलग तरीका अपनाया, रशिया ने एक तरह तरीका अलग अपनाया, चीन ने एक अलग तरीका अपनाया। तो तरह तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो जनमानस में डिफरेंसेस तो रहेंगे, बट मेन हमारा एम ये रहना चाहिए कि जो सबसे निचले तबके का आदमी, उसको कम से कम 2 वक्त की रोटी, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज मिलती रहे। कोई भी आदमी इससे वंचित ना हो, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप सारा कंसंट्रेशन आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगा करके उसको एज ए लीडर बनाए कि वो सबको खींच के आगे ले। बड़ा जहाज जाता है तो छोटे छोटे नाव को साथ ले जाता है। तो किस पे लगाना, क्या लगाना, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। तो वो तो ये मंच ठीक नहीं है उसके लिए, ये फिर कभी बात करेंगे पर्सनली। बट अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग पॉलिसीज हैं। बट कोई भी गवर्नमेंट, उनका जनमानस के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मन में होती है। कोई इस तरह से करता है तो कभी कभी नीचे के लोग छूट जाते हैं, कोई ज्यादा नीचे पे करता है तो फिर ग्रोथ छूट जाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच का जो जो ये है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और सोशल इक्विटी जिसको कहते हैं,
तो एक तरफ में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बहुत पैसा आप डेवलपमेंट में लगाएंगे, तो इक्विटी जो है, जो लोगों के बीच में दूरियां हैं उसको कम करने की, उसमें पैसे कम हो जाते हैं। अब जब अगर इक्विटी पे ज्यादा पैसा लगाते तो डेवलपमेंट और ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये फर्क पड़ता है। ये एक एक पॉलिटिकल पॉलिसी का एक भाग है। तो इसके बारे में तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि केक तो उतना ही है। अब उसमें से कितना डेवलपमेंट में लगाना है, कितना सोशल इक्विटी में लगाना है, ये अलग अलग गवर्नमेंट्स की अपनी पॉलिसीज होती है। तो लेकिन हर गवर्नमेंट को चिंता जरूर रहती है। उसको यह रहता है कि देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं से उसकी जीने की स्तर बेटर हो। तो ये गवर्नमेंट का एक कर्तव्य होता है। तो ठीक है नितेश जी, या कुछ और प्रश्न नहीं, आपके पास में उप प्रश्न है? हाँ, बस एक अंतिम प्रश्न, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। सर, जो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, तो उसमें क्या सक्सेस, क्योंकि आप भी प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, तो जो मॉनिटरिंग होती है जिले से, या गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम जो लागू करती है भारत सरकार या राज्य सरकारें, तो उसका सक्सेस रेट क्या रहता है? क्या सक्सेस हो पाते हैं उस कार्यक्रमों में हम? देखिए, सक्सेस तो होता है किसी भी कार्यक्रम में, लेकिन वो कितना होता है वो मेजरमेंट की बात है। अब गरीबी निर्मूलन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है कि आप कुछ सेक्टर्स को इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि लोगों को नौकरी मिल जाए, तो अपने आप एक बार किसी को एक वक्त दो वक्त की रोटी मिलने लग जाए तो उसका गरीबी तो निर्मूलन होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा होता है कि उनको कम से कम भूखा न जाए, इसलिए उसके घर में कुछ राशन पहुंचा दिया जाए। ये भी एक तरीका होता है। तो दी एम्प्लॉयबिलिटी, इंसान की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो उसमें अलग अलग चीजों में फोकस करती है अलग अलग गवर्नमेंट्स। कोई कहता है कि जैसे चीन ने कहा कि भी फैक्ट्रियां लगा दो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दो, वहां पे काम करेंगे। किसी ने कहा कि भाई हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करेंगे। पहले एक जमाने में आईआरडीपी हुआ करता था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, की भाई एक आदमी को कम से कम आप कुछ एक गाय खरीद के दे दो, लोन पे दे दो, कुछ सब्सिडी दे दो। उस गाय के दूध को बेच करके कम से कम 4 पैसे कमाएगा। गाय का बछड़ा होगा तो उसकी वहां पे उसकी संख्या बढ़ेगी। एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर में फोकस था। उसमें बैंक्स का कुछ हिस्सा होता था, कुछ गवर्नमेंट का होता था। वो भी एक प्रोग्राम चला था पहले। इस तरह के अनेक प्रोग्राम चलते रहते हैं। बट होता क्या है कि अब ये एक दुर्दैव है कि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, इच्छा बहुत अच्छी होती है लेकिन नीचे तक पहुंचते पहुंचते वो कम 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 होता है, क्योंकि हर सेगमेंट में थोड़ी सी लीकेज हो जाती है। तो पानी को तो भेजा था फुल प्रेशर में, आपके घर तक पहुंचते पहुंचते उतने किलोमीटर में बीच बीच में उसमें छिद्र थे, लीकेज थी। तो घर में आते आते आपको एक बूंद टपक टपक के मिलता है, जबकि आपने भेजा तो फुल प्रेशर में था। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की भी कुछ कुछ खामियां हैं। तो अब धीरे धीरे अब वो भी कम हो रही हैं। जनता जागरूक है, सवाल पूछने लगी है। तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन भी बेटर होगा। तो देखिए, देश की जिंदगी में 80 साल एक इंसान की जिंदगी में बहुत होता है। एक देश के लिए, एक समाज के लिए 80 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 80 साल में हम काफी आगे आ गए हैं, हम बहुत आगे आ चुके हैं। और इस बात के लिए इस खुशी है, क्योंकि हर जनरेशन ने अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है। तो अब उसको आप अच्छा समझे, खराब समझे, या इससे स्पीड में होना चाहिए था, हमारे समाज में ये खराब है वो कर, गलतियां ढूंढने को जाएंगे तो बहुत कुछ है। बट जैसा भी है, एक एक बहुत ही गरीब सिचुएशन से, बहुत ही देश के दो टुकड़े हो चुके थे, फ्रेटर्निटी तकरीबन तकरीबन खत्म हो रही थी, जात पात में ऑलरेडी हम लोग 2000 साल से बटे हुए हैं। उसके बावजूद अगर हम यहाँ पहुंचे हैं और आज हम सब मिलकर यहाँ पे एक एक जूम प्रोग्राम में अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अगर हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हम काफी आगे आ गए हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है। आगे आप कहें। नहीं नहीं जी। सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। धन्यवाद सर आपको। जी। और किसी के कोई प्रश्न है तो हनुमंत हनुमंत जी ने हैंड रेस किया है। तो हनुमंत जी, आप अनम्यूट हो जाएं।
सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा सवाल खाली एक अनकॉन्शियस माइंड और अपना ये सबकॉन्शियस माइंड उसके बारे में था। जी और हाउ वी रेज और आरा, अपनी जो आभा है हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और सेकंडली, अभी जो शेष है वो विशेष है करके मैं जी रहा हूँ, तो समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। थैंक यू जी सर। जी। देखिए, ऑरा की बात तो मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरे कोर्स में या मेरे पूरे सिस्टम में महापेक्षा में हम साइंटिफिक बातें ही करते हैं। तो ऑरा एक काल्पनिक इशू है, आज तक न किसी ने देखा है न किसी ने सिद्ध किया है, इसलिए उस पर मैं नहीं जाता हूँ। आप ये चाहते हैं कि आपका आभा मंडल जो एक काल्पनिक चीज है वो बढ़ जाए, वो अच्छा हो जाए, आप अच्छी अच्छी तरह की, आपके आसपास जो है वातावरण अच्छा हो जाए, आप अपनी अच्छाई दूसरों तक पहुंचाए, शायद आपका मतलब यही है। तो यस सर, देखिए, यस सर, ऐसा है यस सर। कि जी, तो देखिए, माइंड के दो भाग होते हैं, ये तो बहुत बेसिक मेरा जो टीचिंग है। तो कॉन्शियस माइंड इस वक्त प्रोसेस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, ये आप कॉन्शियस माइंड में है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके अंदर की पूरी बॉडी की सारी प्रक्रियाओं को चलाता है, लेकिन उसके पास में भी एक एनालिटिकल, माइनर एनालिटिकल एबिलिटी होती है। लेकिन उसके पास में एक विशेष पावर जो होता है कि आपके जो सेल्स हैं, 33 ट्रिलियन सेल्स, वो सारे सेल को कंट्रोल करता है। तो जैसे छोटी मोटी इन्फेक्शन बीमारियां आपको अमूमन होती रहती हैं, लेकिन उसको फाइट करता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। बैठे बैठे कभी कभी आप अपना गला साफ कर देते हैं तो आपको ये शायद पता नहीं होगा कि आपको अंदर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था। सबकॉन्शियस माइंड ने अपने आप अपने व्हाइट ब्लड सेल भेज करके उसके साथ में लड़ाई भी कर ली, उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया, और आप जो गला साफ कर रहे हैं वो उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाल रहे हैं। तो कई बार होता है चलते चलते आपको पता नहीं चलता, इतना बड़ा युद्ध कंटिन्यूसली वो लड़ रहा है। हर सांस जो अंदर जाती है उसके अंदर से ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को ब्लड में डालना, अलग अलग जगहों पे हर बॉडी के पार्ट में पहुंचाना, और उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड खींच करके सांस के बाहर निकाल देना, ये भी प्रक्रिया सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आप सोए हो जागे हो, आप सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, वो चल रहा है। आप जो कुछ खाते हैं, इसमें देखिएगा फर्क क्या है। जो खाने का प्रोक्योरमेंट है, यानी कि आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, तो वो कॉन्शियस माइंड को काम है कि खाना प्रोक्योर करके लाए, और फिर यहां तक का काम है वो कॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड है जो अंदर एक बार गया तो फिर उसमें से कितना विटामिन कहाँ डालना है, कितना मिनरल डालना है, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कहाँ कहाँ डिवाइड करना है, कौन से सेल को कितना पहुंचाना है, और कौन से बॉडी का पार्ट क्या करेगा, वो सारा काम जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो ये दोनों माइंड अपने साथ में एक हार्मनी में चलते रहते हैं। तो एक कमांडर है और एक कंट्रोलर है, इसको हम कहते हैं। जैसे कि आप मिलिट्री में आपने टैंक देखा होगा, टैंक के ऊपर एक आदमी जो कमांडर होता है वो आदेश देता है, अंदर बैठे हुए जो ड्राइवर या गनर होता है वो यस सर करते हैं। तो उसी तरह से अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, और कॉन्शियस माइंड सिर्फ निर्णय लेता है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड इज अवेक, उसको इंफॉर्मेशन है, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी है, और वो एनालाइज कर सकता है। तो यदि आप अपने आभा मंडल को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने, तो आपको ये एनालाइज करना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कौन से ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो आपकी विचार जो है वही ऑर्डर बनते हैं। कंटिन्यूसली जो इंसान कहता रहता है कि यार मैं बड़ा दुखी हूँ, जिंदगी बहुत स्ट्रगल है, ये है वो है, आप देखिए वो एल्गोरिदम पकड़ करके सबकॉन्शियस माइंड यस सर कर देगा। तो वो जब यस सर कर देगा, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ होता रहेगा, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग ऑल सेल्स ऑफ योर बॉडी। तो डिप्रेशन में जाना, ये करना, वो करना, सब उसके बाएं हाथ का खेल है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप इस चीज को समझ लीजिए कि आप कौन से चीजों को सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या थॉट्स है। हर थॉट एक कमांड बन के जाता है। अगर कमांडर ने कह दिया टैंक के नीचे के क्रू को भी गोला मार दो सामने 200 मीटर पे, वो यस सर करके फायर कर देगा। और उसने अगर ये कहा है कि टैंक अभी खतरे में, इसको ब्लास्ट कर दे दुश्मन के हाथ में पड़ने की बजाय, तो आपको मार भी सकता है, क्योंकि वो अंदर का है, वो प्रश्न नहीं करता, वो यस सर कर देता है। तो अगर आपको आभा मंडल बढ़ाना है, आपकी अच्छी इन्फ्लुएंस बढ़ानी, अच्छे काम करना चाहते हो, तो पहले आपके कॉन्शियस माइंड ने अच्छा क्या है उसको डिफाइन कर लेना। क्या अच्छा है? किसी की जान लेना आप बोलेंगे कि नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन सीमा पे जो सैनिक खड़ा है वो दुश्मन की जान लेना उसके लिए उसका कर्तव्य, उसके लिए अच्छा है।
लेकिन एक इनोसेंट आदमी को रास्ते चलते मार डालना ये तो गलत है। तो क्रिया कौन सी है, उसको आप क्या डिफाइन करते हैं, उसमें अच्छाई आपको क्या लगती है, उसको पहले आप डिफाइन कर लीजिए। और अपने थॉट्स में आप उन्हीं चीजों को लेना ग्रहण करिए कि आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये मतलब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बट इसके वर्डिंग क्या होंगे, आप आखिर में थॉट्स जो होते हैं वो वर्डिंग्स में नहीं चलते हैं, थॉट तो थॉट ही है। तो आपको अपने पूरे कॉन्शियस माइंड को उस तरफ डिवोट करना है कि आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अच्छा सोचना है अपने बारे में, हेल्दी सोचना है। और ये जो होता है ना हीरो बनने का जो एक ख्वाब होता है कि अरे मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़े स्ट्रगल से आया हूँ, वो पता नहीं मैं क्या था और कचरे से उठ के मैं इतना बड़ा हीरो बन चुका हूँ, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। इस पे मत फंसिए बहुत ज्यादा। अपने सेक्रीफाइस का या हीरोइज्म का या अपने दुखों का मेडल मत लगाइए। आप नॉर्मल चलिए, मैं एक इंसान हूं, जैसा भी हूं मैं, अब यहां तक तो मैंने अपनी जिंदगी अच्छी तरह से लाई है। नाउ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सराउंडिंग, आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन, मुझे परोपकार करना है। उस हिसाब से अपने थॉट्स को बदलिए। जब आप अपने थॉट्स को बदलेंगे तो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स कंटिन्यूसली बोम्बार्ड होते रहेंगे, उसका एल्गोरिदम बदल जाएगा। एंड पीपल विल स्टार्ट सेइंग कि यार ये आदमी भला आदमी है, ये हमारे लिए अच्छा सोचता है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। शायद उसी को आप आभा कहते हैं या ऑरा कहते हैं। तो ये अपने आप ही होता है बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट सेंडिंग आउट दो सिग्नल्स। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को फॉलो करें। और मेरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, इसमें बारीकियों से किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको समझा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि हनुमान जी आपको ये बात अच्छी लगी होगी। और कोई उप प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नाही सर, उपप्रश्न काहीच नाही आता. थँक्यू व्हेरी मच. फक्त एक छोटंसं म्हणजे अभी जो शेष आहे, म्हणजे जे बाकी आहे ते स्पेशल फक्त बनवायचं, बाकी दुसरं काय नाही. जी जी जी। आपको एक बात बता दें, आपने दो बार ये जिक्र किया कि जो शेष है, जो बाकी रह गया है, जनाब वो बाकी नहीं रह गया है, वही जिंदगी है। जो पीछे चला गया वो खत्म हो गया, वो शेष हो चुका है। बंगाली में शेष कर देवो का मतलब होता है खत्म कर दो। तो वो शेष हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। इट इज अ फिक्शन। जिंदगी तो इस मोमेंट, इस क्षण के बाद शुरू होने वाली है। वो है आपकी लाइफ। तो आने वाली लाइफ की बात करिए, शेष लाइफ करके डिप्रेस मत होइए। अभी तो असली जिंदगी शुरू होनी है। द चैलेंज स्टार्ट्स नाउ। आर यू रेडी? बोलिए। सर, आय एम रेडी. गुड। तो खुशी खुशी बाकी जितना भी आज से जो ये मोमेंट से जो जिंदगी हमारी शुरू हुई है, इसको बढ़िया तरीके से चलाइए। ठीक है? येस सर. थँक्यू व्हेरी मच ओके। सर. ओके, थैंक यू जी। तो ओपन हाउस अवेलेबल है। जिस जिसको सवाल पूछने हैं, आपसे गुजारिश है या तो हाथ खड़ा कर लें या तो वो हाथ खड़े वाला बटन दबा दें, तो फिर आपका सवाल मैं ले सकता हूँ। जी। किसी का सवाल रूबरू नहीं आ रहा है तो फिर मुझे अपने मित्र के पास जाना पड़ेगा। प्रशांत जी, यस सर. कोई चैट सवाल बॉक्स में. आए हैं चैट में या आपके पास डायरेक्ट? जी सर. चैट बॉक्स में संजू अग्रवाल जी का क्वेश्चन आया है, सवाल आया है. योर जी। एग्जाम्पल टू हाईलाइट द डिफरेंस इन द ब्रेन वायरिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल इज excellent. A male hunting will only concentrate on how to get his prey, while a woman can be cooking plus feeding her kid plus taking on the phone. जी जी। थैंक यू वेरी मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए। लेकिन विथ आप ये सोचिएगा कि कंसंट्रेशन की जरूरत शिकार में होती है, लेकिन आउटडोर लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहां पे साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग की जरूरत पड़ती है, वहां वुमेन एक्सेल कर जाएगी। So, अभी रोल्स जो हैं धीरे धीरे एक दूसरे के क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हो गए हैं। तो जो अच्छा एक मैनेजर होता है या जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो वो वुमेन की स्ट्रेंथ और मेन की स्ट्रेंथ जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उसको अच्छी तरह पे सही जगह यूज करता है ताकि सबसे बढ़िया आउटपुट मिल सके। जी। हाँ, एक प्रश्न आया है, सवाल पूछना चाहते हैं संजीव अग्रवाल जी। जी, आप अनम्यूट हो जाइए।
Good morning, Ujjwal ji. हाँ, गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। Can you hear me? Yes, yes, we can all hear you. Yeah. I was just while hearing the conversation, and the previous speaker's input, I was curious about one fact, which is uh, in Hinduism and philosophy, there's at different stages of your life, you have to take on certain responsibilities. As a child, your responsibility is towards education and your personal growth. Once you an adult, you look after the family and its growth and its shelter, etc. And then once you come to an age 60 plus, and you've achieved all that. Typically, the Hindu philosophy says now you get into tapasya, get into some religious activities, move away from the normal desires. But that is not necessarily easy because you're used to a certain life and a certain structure where you're always, uh, uh, seeking achievement through targets given to you, through actions that you have done. So, in this situation, when you're at a 60 plus age, how do you keep yourself motivated still? देखिए साहब, आपने हम बचपन में काफी देखा करते थे, अभी भी चलता है वो जोडियक साइंस। जोडियक साइंस तो वो होता है एरीज, टॉरस, पता नहीं क्या क्या होता है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि वो आपको कहता है कि भाई आपका भविष्य और आपकी जिंदगी के बारे में हम बता देंगे। तो वो पूरी दुनिया के 7 या 8 बिलियन लोग जो है सबको 12 भाग में बांट देता है। एंड जैसे कि ये जो 1/12 जो है पॉपुलेशन, इसकी किस्मत वही होने वाली। और सबके सब बस में जाने वाले, सबके सब आइसक्रीम खाने वाले, सबके सब। इज इट पॉसिबल? कैन यू टेल मी वेदर इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन इनटू 12 कैटेगरीज and say that they will follow the same life? It's Not really. possible. Yeah, Not yeah, not possible. yeah. उसी तरह से आपकी जिंदगी ये यूनिक है। You see, you have 50% of your DNA coming from your father and 50% coming from your mother by the Right. process called meiosis. Correct. अब वो 50% कौन से सेल्स आए हैं, कौन से डीएनए के जीन्स आए हैं, आपके और आपके भाई साहब में या बहन जो हैं उनमें भी सेम पेरेंट्स है, लेकिन सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स नहीं आता है। Correct. There is always a difference. Each person has a unique set of genes and they are so unique that no two people will have the same DNA, same genes. तो ये डिवाइड करना तो पॉसिबल ही नहीं है साहब। ईच पर्सन इज यूनिक। तो आपको 7 बिलियन उसका बनाना पड़ेगा राशिफल। और राशिफल आप नहीं बना सकते बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। इट्स इम्पॉसिबल। हैविंग सेड दिस, हर इंसान की जिंदगी को आप 4 भाग में बांट देते हैं कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। इट इज एज इक्वलेंट टू डिवाइडिंग पीपल इनटू 12 डिफरेंट कैटेगरीज। नो टू पीपल विल हैव द सेम लाइफ। मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि भाई आदमी, बच्चा है वो, उसको एक साल या 1.25 साल की उम्र में चलना शुरू कर देगा। बहुत बच्चे होते नहीं चल पाते हैं, कोई होते हैं बहुत जल्दी चलना सीख लेते हैं। तो देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट। ये जो हमारी लाइफ है ना, वो इतनी ज्यादा उसके अंदर में वेरिएबल्स हैं कि किसी भी चीज को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो टू कंट्रोल पीपल एंड से कि आप 4 भाग में इसको जिंदगी को जिए, इट कुड बी अ वेरी इजी वे ऑफ सेइंग कि भाई आई विल फॉलो दिस रूल्स एंड आई विल लिव अकॉर्डिंग टू दैट। बट ऐसा रूल आप पे एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है। सो you can always overcome all these things by keeping your thoughts very clear. तो आपने मेरे को प्रश्न पूछा है कि how is it that ये आप ऐसा है। You see, mentally मैं अपने आप को अभी भी 21-22 साल की एज में ही रहता हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ। मैं भी कॉलेज में या स्कूल में शिक्षण ले रहा हूँ, क्योंकि रोज हर घड़ी मुझे नई नई चीजें मिल रही हैं and my learning is still continuing. So if I am a student, I have to behave and live like a student. तो ये जो आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो, दैट इज ऑल वेरी गुड एंड वो होना भी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए जैसे जैसा समय आता है। लेकिन मेंटली इंडिविजुअली आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर आप साइड में रखते हैं, आप सोने जाते हैं या सुबह उठते हैं जब आप अपने साथ में अकेले हैं, तो व्हाट आर यू? आर यू अ स्टूडेंट? आर यू अ लर्नर? क्योंकि जब तक आप लर्न करते रहेंगे, आप
you will be required for society. ये भी एक छोटा सा डिविएशन लेता हूं. मैं अक्सर कहता हूं कि पर्पस जो होता है लाइफ का, सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज तो हो गया. समाज या कोई भी सिस्टम आपको तब तक ही रखता है जब तक आपकी जरूरत है. So if you keep telling yourself and the samaj that I am necessary for the next generation, so nature will always keep you young and it will keep you alive. और बीमारियों से दूर रखेगा आपको. क्यों? कि nature understands one thing, that survival of the species के लिए जरूरी है कि people have to teach the next generation, they have to keep them in good health. So all the people who are necessary for the next generation's well-being, they are रियली नेसेसरी. और बाकी लोग जो कहते हैं भाई मैं सेटल हो गया, अब मुझे कुछ नहीं, मैं तो आराम कर रहा हूं, मैं तो ये हो गया हूं, फिर ना वो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग वो धरती पे बोझ बन चुके हैं. दे आर कंज्यूमिंग रिसोर्सेज विदाउट गिविंग एनीथिंग टू बैक टू नेचर और टू एनवायरनमेंट और टू सोसाइटी. आप किसी भी भाग में देख लीजिए. तो जब तक आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ कर रहे हैं तब तक आप जीवित रहेंगे और आपका सिस्टम जो है वो बढ़िया रहेगा. Subconscious will know that this is required. It will keep you at that age and at that level of energy. And जो बाहर का जो समाज है, जो environment है, जो nature है, वो भी आपको उतना ही support करेगा. ये this is the basic philosophy of Mao picture, that you have to, whatever you are thinking is what you become. Because आप learner अगर हैं, then you are always young, because then you are learning more and more. Not for your own self, but for giving it to the next generation. आप आने वाले दिनों में सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए कितना करेंगे, इस पे सब कुछ निर्भर है. That is the secret. I hope I have been able to answer your question, Sanjeev ji. No, you have answered partly the first half of the question, and you're absolutely right. के जब तक आप, I mean, in today's environment, very clearly, if I am not able to pick up what AI tools are और उसको कैसे utilize करेंगे, over the next 3 years, I will be a dinosaur in terms of with the present and the future generation. तो जो आप कह रहे हैं is absolutely right. I mean, it reminds me of early 90s जब computers आए थे and people were still using a typewriter, and in my office also the CEO said कि अभी मेरे को कुछ भी written नहीं चाहिए, type नहीं चाहिए, everything has to come through the email. And that was a major shift in mindset of people. And exactly the same shift is taking place abhi with AI. My related to that is कि like at a 60 plus, there are a lot of people, उन्होंने जो भी achieve करना था, whatever target they had set for their life goals, they've achieved all that. Right? Your thought and your suggestion ke do a continuous learning and keep yourself alive in that thought process is absolutely right. But how do you, across the 40, 50 years, you've been motivated by targets, by achieving those targets, going to the next target, and you don't have that any longer, or you don't need that any longer because you achieve everything. So what next? आप ये इसमें मैं थोड़ा डिफर कर रहा हूं आपसे. Okay. दिल चाहता है, एक पिक्चर आई थी, Right. आपने देखी होगी, तो फरहान अख्तर की पिक्चर. उसमें एक कैरेक्टर है who is a painter. Right. And अक्षय खन्ना, he is a painter. Right. तो Okay. उसको हीरोइन पूछती है कि भाई तुम्हारी सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी? एंड ही सेज वो मैंने अभी बनाई नहीं है. तो साहब टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड, तो साहब आप धरती पे बोझ बन चुके हैं. यू डोंट नीड टू लिव. Right. सुधार जाइए. मेरा टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है. Keep That is excellent. जी. Thank you. थैंक यू वेरी मच. जी, पूनम नीले जी ने हाथ खड़ा किया है. पूनम नीले जी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी, पूछिए. मेरा एक क्वेश्चन है ऐसा कि हमारा एक गोल होता है जिसके लिए हम काम करते हैं या रेगुलर दिमाग में चीजें रखते हैं,
पर कभी कभी मतलब मोटिवेशन मिलता है कि वो गोल अचीव करने के लिए, पर डे बाय डे वो कम होता है और गोल कहीं तो मतलब ऐसे ना दिखने के बराबर हो जाता है। तो खुद को मोटिवेट नहीं पर वो गोल ओरिएंटेड कैसे बनाएं हर रोज। और दूसरा कि लाइफ में जब भी डिफिकल्टी आती है, आपने जैसे फर्स्ट में एक्सप्लेन किया कि लेडीज के पास थोड़ा ज्यादा संयम होता है या फिर वो ज्यादा चीजें मैनेज कर पाती है, लेकिन एज अ वुमन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत हो जाता है, तो उस टाइम पे खुद को कैसे संभाले। सेकंड क्वेश्चन है ये। और ऐसे मतलब मुश्किल घड़ी में वो गोल ओरिएंटेड काम करना है, खुद को उठाना है, फिर से उम्मीद खुद को ही देनी है, तो वो कैसे दिमाग को कैसे बताए कि हमें आगे बढ़ना है, कल कल या हो आज हो, हमें काम करते रहना है, ये अपने मन को कैसे हर बार बताए। दो तीन बातें पूछना चाहता हूं आपसे। गोल, आपको गोल अचीव करना है, और अभी आखिरी सेंटेंस आपने क्या कहा कि हमें काम करते रहना है। ये दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि अगर आपने गोल अचीव कर लिया तो फिर काम करने की जरूरत नहीं ना। देखिए, आपके घर में अगर आपकी चाबी खो जाती है तो आप कब तक ढूंढते हैं उसको? दिन भर ढूंढते रहते हैं, उसके बाद चाबी मिल जाती है। अब चाबी मिल गई तो उसके बाद आप फिर ढूंढेंगे क्या? नहीं, कि आप ढूंढना बंद कर देंगे क्योंकि चाबी मिल चुकी है। तो यदि आपका गोल आपको अचीव हो गया तो फिर आप कह रहे हैं कि हमें सतत काम करते रहना है। अगर ये थॉट आप अपने अंदर डाल रहे हैं तो आपको चाबी मिलने के बाद में भी आप ढूंढते रहोगे। एक तो आपको ये क्लैरिटी रखनी है कि आपकी गोल क्या है, और गोल ओके। करने के बाद आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये गोल मिलने के बाद मुझे उसकी तरफ में और काम करने की जरूरत नहीं है। तब शायद आपको नया गोल ढूंढना पड़ेगा। तो आपने ओके। कॉलेज का डिग्री ले लिया है तो हो सकता है वो गोल पूरा हो गया, आप अच्छे नंबर से पास हो गए, तो फिर अगला गोल है भी मुझे पीएचडी करनी है। पीएचडी एक गोल बन जाता है। उसके बाद हो सकता है कि मुझे कुछ और गोल हो सकते हैं, मुझे नौकरी करनी है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। गोल पोस्ट, ये गोल्स हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं। तो कोई एक गोल ऐसा नहीं है हो सकता है, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि मुझे काम करते रहना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम करते रहना एक ही गोल के लिए नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक गोल खत्म होती है, नया गोल आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ चलती रहनी चाहिए, चैलेंजेस आते रहने चाहिए। एक ही गोल लेकर के बोलेंगे कि भाई यही एक गोल है और मुझे काम करते रहना है, तो आपका सबकॉन्शियस वो गोल अचीव नहीं होने देगा। आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ घुमाएगा वहां घुमाएगा, कि भाई ये गोल अगर मिल गया तो फिर मैडम की जो दूसरी इच्छा है कि काम करते रहना, वो नहीं पूरी हो पाएगी। इसीलिए वो गोल को हमेशा शिफ्ट करता रहेगा, गोल पोस्ट यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। और आप बोलेंगे ये मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये इसलिए हो रहा है, आपके थॉट्स में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आप ये बात रखिए कि मुझे एक्टिव रहना है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, मेरा फिलहाल ये गोल है, ये होने के बाद मेरा दूसरा गोल और भी आएगा। इस तरह की बात करेंगे। और गोल्स आप हमेशा अचीवेबल रखिए। मुझे ओके। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, एक ही गोल आप लेकर के बैठेंगे तो हर इंसान माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता है। उसमें बीच में कहीं पे भी अगर आपको कोई फेलियर आ गया, या उन्होंने बताया कि भी एज के हिसाब से या इसके हिसाब से अब आप नहीं जा सकते आगे, तो आपकी लाइफ में बहुत खत्म हो जाएगी। सो डोंट कीप वन गोल, अचीवेबल। जो अलग अलग छोटे छोटे गोल्स हैं उसको रखिए, उसको अचीव करते जाइए। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और नए नए गोल्स की तरफ आप आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे। तो एक ही गोल रखेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका सबकॉन्शियस कहेगा मैडम को काम भी करते रहना है और गोल, तो इसीलिए गोल अचीव नहीं होने दे रहा है वो, आपका ध्यान इधर उधर विचलित कर रहा है। सो थिंक अबाउट इट, अपने गोल्स के बारे में सोचिए। आपका एक ही गोल नहीं है, और हर गोल को अचीवेबल लेवल पे रखिए। एकदम से सीधे माउंट एवरेस्ट का अगर गोल रखेंगे तो वो बहुत लंबा और ऊंचा गोल हो जाएगा, और शायद हर आदमी उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो कीप ऑब्जेक्टिव्स विच आर रैशनल, विच आर अचीवेबल। वह एक एक स्टेप पढ़ करके चढ़ते चढ़ते आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ऊंचाई तक पहुंचे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एक गोल अचीव कर रहे हैं। देयर आर मेनी गोल्स, मेनी थिंग्स, उसको आप कर सकते हैं। और दूसरा आपका जो प्रश्न था उसको आप जरा रिपीट कर देंगे पूनम जी, क्योंकि मैं थोड़ा भूल गया हूँ। हाँ मतलब डिफिकल्टी आती है बहुत सारी, तो मायूस हो जाते हैं। गोल जी। के
गोल ध्यान में रख के ही काम करते हैं, बट डिफिकल्टी जब भी फेस करते हैं ना, तब खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, या फिर से मतलब अगर टूट गए तो फिर खुद को उठाना मुश्किल हो जाता है थॉट्स के बिना पे। तो वो कैसे करे, खुद को हिम्मत कैसे दे? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, मोटिवेशन वगैरह से कुछ नहीं होता है। देर आर वेरी मेनी प्रैक्टिकल थिंग्स विच यू हैव टू डू, और वो जब तक आपके सामने नहीं आएगा, मेयर मोटिवेशन से नहीं होगा। बट आपको मैं एक कह सकता हूँ कि ये जो इशू आपका है, इसमें आपको थोड़ा सिटिंग लेना पड़ेगा मेरे साथ। यू हैव अ सेशन, एक दो सेशंस करिए, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक जो इश्यूज हैं वो ओपन फोरम में डिस्कस नहीं हो सकता। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि निराश जो हो रहे हैं आप, शायद आपने एक पर्टिकुलर गोल को बहुत ज्यादा ऊंचा रखा हुआ है। इट इज पॉसिबल दैट दैट कैन बी ब्रॉट अप इनटू स्मॉलर पीसेज एंड गॉट इट देयर। दूसरा, मैंने जो प्रॉब्लम बताया कि आपने कहा है कि मुझे सतत काम करते रहना है, तो फिर आपका वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस वो गोल अचीव नहीं होने दे रहा है। उसकी वजह से फिर आप कहते हैं कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं डिप्रेस हो गई। डिप्रेस होने से क्या होगा? डिप्रेस होने से आप ही का माइंड, आप ही की चीजें वो डिप्रेस हो जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी, तकलीफ हो जाएगा। और फिर गोल अचीव करना है, फिर आप दूसरों को कंपेयर करेंगे, उसका हो गया, इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। देन यू विल गेट इनटू वेरियस प्रॉब्लम्स, बीमारियां हो जाएंगी उससे। तो ये डिप्रेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, इसका रास्ता होता है। आप बैठिए मेरे साथ, वी विल सिट एंड वी विल फाइंड आउट दिस आंसर। इसमें ओके सर। मुझे आभास जो हो रहा है, देर आर सर्टेन इश्यूज विच आई थिंक वी कैन डिस्कस वन टू वन, तो उसमें सॉर्ट आउट मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी, ओपन हाउस इज ओपन, एनीबडी विद देयर क्वेश्चंस? चलिए प्रशांत जी, आ जाइए मैदानी ये जंग में। यस सर। सर यूट्यूब के जो हमारे व्यूअर्स हैं तो उनके भी क्वेश्चंस हैं। तो जी जी। यूट्यूब से प्रतिभा वानखेड़े जी का क्वेश्चन है, सर आई वांट टू नो हाउ अ डेज 7 चक्रा हीलिंग कॉन्सेप्ट इज in train to recover from financial losses, health issues. What is your view on it? देखिए, चक्रास के बारे में मेरे बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, और मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। और जहाँ तक मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई थिंक दैट 7 चक्रास विच दे से दैट इज अलाइंड विथ योर डक्टलेस ग्लैंड्स, जैसे कि थायराइड है, या अलग अलग जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, उसके साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, उसके साथ में वो चक्रा डिफाइन किए गए हैं। दीज आर कॉल्ड एंडोक्रीन ग्लैंड्स। ऐसा मेरा समझ है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मेरा बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं। लेकिन चक्रा को आप एनर्जाइज कर दें, ये कर दें, उससे आपके पैसे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, इसका कोरिलेशन जब तक एस्टेब्लिश नहीं होगा, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। देखिए, कोई भी चीज का कोरिलेशन होना चाहिए। मैंने अगर देखा अनुभव से कि ये बटन दबाने से लाइट ऑन होती है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप वो बटन दबाइए, लाइट ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप इसको जागृत कर दीजिए, यहां से आपको 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो मैं वो नहीं कह सकता हूं। और यदि कोई कह रहा है तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि हर बार होगा। क्योंकि कोई भी चीज, क्या होता है, कौवा डाली पे बैठ जाए और डाली टूट जाए, तो कौवा सोचता है कि भाई मैंने तोड़ दी उस डाली को। कोइंसिडेंसेस होते हैं, तो लोग सोच लेते हैं कि शायद ये यही काम करता है। माइंड जो है ना हमारा, हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है, हमेशा। हम लोग को ये लगता है कि बैठे बैठाए सब कुछ आ जाए। तो ये शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कीजिए। और यदि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आपको कुछ अच्छी चीजें चाहिए, विद सर्टन प्लानिंग्स चाहिए, उसके रास्ते हैं, लेकिन वो जरा कठिन होते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि लोगों को ना मनी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छे अच्छे लोग हैं, कई बार बहुत रईस भी होते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं समझ पाते, उनको पैसों की समझ नहीं होती है। ये एक एजुकेशन है, फाइनेंस, पैसा, ये एक एजुकेशन है। लोग कहते हैं अरे यार ये सब क्या करना है। अरे भाई साहब, हर इंसान सांस लेता है, हर इंसान खाना खाता है, और हर इंसान पैसों के सहारे ही जीता है। बार्टर सिस्टम नहीं चलता साहब। आपको कुछ भी लेना हो तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, चाहे कमाओ चाहे कहीं से भी लाओ, लेकिन उसके बिना चलता नहीं है। तो जो चीज सांस की तरह इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोगों की नॉलेज बहुत कम है। तो उसका भी सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसों को समझ पाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी। ये जो हमें क्या कहते हैं, भटका देते हैं ना, कि ये वाला जाकर के लॉटरी ले लो तुमको मिल जाएगा पैसा,
यहाँ जाकर के मंदिर में चढ़ावा कर दो या वहां जाकर के कहीं मत्था टेक दो, आपको पैसा आ जाएगा। ये शॉर्टकट्स हैं, इससे कुछ होता नहीं है। रास्ते हैं। आपको माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना हो तो आपको उसका गियर चाहिए, उसके शूज चाहिए, उसकी ट्रेनिंग चाहिए, उसके बारे में सीखना पड़ेगा, ऑक्सीजन कैसे कैरी करना है, हर चीज आपको सीखनी पड़ती है, उसके बाद आप पहुंच सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, मेरे को ना बैठे बिठाए मेरे को हेलीकॉप्टर में पहुंचा दे, मेरे को माउंट एवरेस्ट तो नहीं हो। तो ये जरा कठिन रास्ता होता है सीखने का, अभ्यास करने का। इसको करिए, शॉर्टकट मत लीजिए। इसको जागृत करके मेरा शॉर्टकट से मेरा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसा हो तो साहब आप मुझे बता दीजिए, मैं सबको, ये सब हमारे यहाँ जो दर्शक बैठे हैं सबको सिखा दूंगा, सब हम लोग बैठ के करोड़पति बन करके नोट गिनते रहेंगे। मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। तो रास्ते हैं, प्रैक्टिकल रास्ते हैं। हमारे में से ही लोग करोड़पति बनते हैं, और हमारे में से ही लोग अरबपति बनते हैं, और हमारे में से ही लोग कंगाल हो जाते हैं। सवाल क्या है कि आप पैसों को समझ पाए हैं या नहीं। और नहीं समझ पाए हैं तो शिक्षण अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं, आप जरूर सीख सकते हैं, उसको सीखिए। आप कहेंगे यार इतनी उम्र में अब इस समय क्या सीखे और क्या सीखे, मैं तो अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं। तो आप जरूर सीख सकते हैं। अरे मैंने फ्रेंच सीखी है पिछले साल, रोज क्लास में जाता था कॉपी पेंसिल लेकर के, स्टूडेंट की तरह बैठा रहता था, 2 घंटे वहां पे बैठ करके पूरा मैं रोज अभ्यास करता था। तो सीख सकते हैं जी। पैसों के बारे में सीखिए, बहुत जरूरी है। ये कहीं किस्मत से, लॉटरी से, मत्था टेकने से, नारियल फोड़ने से, जागृत करने से नहीं आएगा साहब। इसके कुछ कुछ चीजों को पहले समझना तो पड़ेगा। जो चीज चाहिए उसी को नहीं समझ रहे हैं आप, पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, आप इसको सीखिए। और यदि आप फाइनेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स भी है, मतलब अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, अभी तैयार नहीं है। जब तैयार होगा तो आपके लिए जरूर मैं इसकी अरेंजमेंट करूंगा कि आप उसको अटेंड कर सकें। बट आज भी आपको पास में बहुत सारे ऐसे ऐसे एवेन्यूज हैं जहां आप पैसों को समझ सकते हैं। पुस्तकें हैं, वो पढ़िए। कुछ कुछ चीजें आप अच्छे लोगों से पूछिए, भाई पैसों के बारे में समझाइए, पैसा क्या होता है। ये चीज मैं अक्सर कहता हूं, 2 चीजें इंसान को बहुत जरूरी हैं, पैसा और खाना। हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में किसी को एडवाइस नहीं करते हैं। बच्चों को देखिए, आप मैथमेटिक्स सिखाओ, ज्योग्राफी सिखाओ, हिस्ट्री सिखाओ, किसी बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं सिखाते, भाई तेरे लिए क्या अच्छा है। हम एज्यूम करते हैं और वो जंक खा खा करके बाद में बोलते हैं कि मेरे नॉलेज में एक बच्ची थी, हार्डली 7-8 साल की थी, उसको इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ क्योंकि सिर्फ वो क्या था, मैं नाम भूल गया, वो एक पर्टिकुलर चिप्स आते थे, वही खाती थी और कुछ नहीं खाती थी, तो उसके पेट में ऑपरेशन हुआ 3 घंटे का, इतना उसके इंटेस्टाइन्स खराब हो गए थे। तो नॉलेज ही नहीं है ना, हम जानते ही नहीं है, हम कुछ नहीं जानते न्यूट्रिशन के बारे में। हमें नहीं पता कौन सा तेल यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है, कौन सी चीज हार्मफुल है। हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख करके बोलते हैं अरे भाई देखो उसने ये पी लिया, वो एकदम चैंपियन बन गया। नहीं साहब, वो कोई चैंपियन वैम्पियन बना नहीं है, वो एक्टर है। कोई कह देता है ये कर लो वो कर लो, वो सब बेच रहे हैं। नॉलेज नहीं है किसी को। तो वो न्यूट्रिशन और पैसा, इसके बारे में नॉलेज लीजिए। मेरी गुजारिश है, जरूर सीखिए इसके बारे में। पुस्तकें अवेलेबल है, अच्छे अच्छे लोगों की किताबें पढ़िए। बहुत सारे लोग अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि लेते क्या है बाहर से आप? सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन, खाना और थॉट्स। थॉट्स तो मैं आपको सिखाता ही हूं, अच्छे से सोचिए, लेकिन सूरज की रोशनी और हवा तो आती रहती है, बट खाना मेन इनपुट है आपका। क्या खाते हैं उसी हिसाब से आपको क्या बीमारी हो सकती है और नहीं हो सकती, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो पैसा सीखिए, न्यूट्रिशन सीखिए, ये मेरी आपसे दिली गुजारिश है। इसको आप जरूर करिए। जहां भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है सीखिए, क्योंकि किसी का बीमार हो जाना या किसी का गरीब हो जाना, ये दोनों भी सिचुएशंस मुझे नागवारा है। जी प्रशांत जी, कुछ और? यस सर, यूट्यूब से ही डॉक्टर संतोष खांडेकर जी का प्रश्न है मराठी में. आपण आपल्यात असलेली बालपणातील निरागस भावना कशी जपू शकतो? इनोसेंस, निरागस मतलब बच्चों की इनोसेंस की भावना, ये कह यस. रहे हैं ना? यस सर.
देखिए, इनका मराठी में जो प्रश्न है कि हम अपने बचपन की जो इनोसेंस थी उसको कैसे संभाल के रख सकें। साहब, उसको जाने मत दीजिए ना, संभाल के रखना है तो आप जाने क्यों दे रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि बचपन में आपको मैं अगर कहूँ आंख बंद करके 2 मिनट के लिए अपने बचपन में जाइए, एक 5 सेकंड के लिए जाइए, चलिए आंख बंद कर लीजिए आप सब, और सिर्फ अपने बचपन को याद करिए 5 सेकंड। जी, आपको मैं गारंटी से बोलता हूं कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छी चीज ही दिखी होगी। कई दोस्त दिखे होंगे, कोई क्लास फेलोज दिखे होंगे कि आप गेम्स खेल रहे हैं, कहीं पड़ोसी के घर जाकर के आम चुरा रहे हैं, किसी को पत्थर मार रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी जिन जिन चीजों का आपको मजा है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बचपन इनोसेंस होता है, और फिर कोई हमें कह देता है ये संजीव ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, आप उसका हाथ पकड़ के चल पड़ते हो। फिर कोई कहता है पूनम ऐसा नहीं करायचा, ऐसा करा, आप उसका हाथ पकड़ के चल देते हो। फिर कहता है नितेश जी गलत कर रहे हो बेटा, इसको ऐसा करो, आप उसका हाथ पकड़ लेते हो। तो ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के हम यहां तो पहुंच गए हैं। आज 2026, 16 अगस्त। मेरा सवाल आपसे एक ही है, आपने अपना हाथ कहां छोड़ दिया? कहां छोड़ दिया? सबका हाथ पकड़ लिया। तो ये जो हाथ छोड़ा है ना, ये आपके बचपन की इनोसेंस है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो उसको ढूंढने के लिए आपको एक काम करना है। जिस बचपन को आप किसी मील के पत्थर के पास छोड़े आए हैं ना, वापस जाइए और उसको गले लगाइए। तब वो कभी आपको बचपन नहीं छोड़ता, आप छोड़ देते हो उसको। बड़ा बनने की होड़ में आपने अपने बचपन को भुला दिया, आपने उसको उसके साथ में कट्टी कर ली, और वो वहीं कहीं पीछे मील के पत्थर के पास में बैठी हुई, वो छोटी सी पूनम, वो छोटी वर्षा, वो ब्रिजेश, वो दयानंद, वो विनय, वहां बैठे हुए चुपचाप आपकी राह देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो वापस जाइए, गले लगाइए, पास में ले लीजिए, और कहिए कि अब ना छोड़ू, साथ रखिए। वो निरागस है भावना, दैट इज इनोसेंस। कीप योर इनोसेंस एंड योर चाइल्डहुड विथ यू। उससे आप दूरी मनाएंगे तो आपके अंदर की बहुत बड़ी शक्ति आपसे दूर चले जाएगी। क्योंकि एक बहुत महान कवि ने कहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। उसमें जो ताकत होती है वो आप में नहीं है। तो बच्चे की ताकत अगर आपको चाहिए तो अपने बच्चे का जो आपका बाल स्वरूप है उसको जाकर के गले लगाइए, और डरिए मत। ये जो आप डर रहे हैं ना कि वापस जाने से उसकी मासूम आंखें पूछेंगी कहाँ गए थे, कहाँ गए थे मेरे को छोड़ के, छोड़ दीजिए, बच्चा माफ कर लेता है। बच्चा माफ कर देगा, उसको गले लगाइए और साथ रखिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी परिपूर्ण हो गई है, बहुत आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्योंकि बच्चा ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का, सवालों का जवाब ऐसे दे देगा, आप बोलेंगे अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। डर मत, मैं तेरे साथ हूं, ये बच्चा बोल सकता है। आप शायद इतनी हिम्मत से अपने बच्चे को नहीं बोल पाएंगे जितना बच्चा आपको बोल देगा, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरा ख्याल है कि ये इस थॉट के साथ में आप अपने बचपने को, अपने बाल स्वरूप को अपने साथ रखेंगे और निरागस रहेंगे। बी इनोसेंट, कोई बात नहीं, छोड़ दिया होगा कोई बात नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ एंड गो अहेड। ठीक है प्रशांत जी? महेंद्र कुमार आनंद जी का सर चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, आप कौन कौन से प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और किसको ये प्रोग्राम करने चाहिए? देखिए, अब प्रोग्राम तो 13 साल से लेकर के, मेरे यंगेस्ट स्टूडेंट 13 साल का था, और एल्डेस्ट जो है वो 90 ईयर्स की एक लेडी थी। तो इनफैक्ट दैट 90 ईयर की जो लेडी थी वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, बट उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था इस चीज को। तो इट इज ओपन टू एवरीबडी। बाकी मेरे प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लोग 3 भाग में उसको करते हैं। एक होता है वन डे का, प्राइमरी होता है, जो सुबह से शाम का क्लास होता है, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। उसमें आपको प्राइमरी और बेसिक जो इसकी इंफॉर्मेशन है, आपका माइंड कैसे काम करता है, कैसे आप उसको कमांड कर सकते हो, उसके क्या क्या आयाम है, हाउ टू यूज, हाउ टू लुक एट फियर, हाउ टू लुक एट वेरियस थिंग्स, ये बेसिक्स आपको हम सिखा देते हैं। उसके बाद में जो बेसिक से पास हो जाता है
उसके लिए फिर 2 दिन का कोर्स रहता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये 2 दिन का है। इसमें आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड की अपार शक्ति है उसको कैसे यूज करना, उसको कैसे डिप्लॉय करना, आपके थॉट्स को कैसे कन्वर्ट करना और कैसे सोचना, इसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि सिर्फ बताने से नहीं होता, एक्चुअली ट्रेनिंग देना पड़ता है। ये 2 दिन में आप उस ट्रेनिंग को जब आप लेंगे तो फिर उसके बाद आप परिपक्व हो जाएंगे। एंड उसके बाद में एक एडवांस कोर्स होता है, वो 1 डे का है, वो जो हाई लेवल में सीखना चाहते हैं उनके लिए होता है। बट मेरा सजेशन रहेगा आप पहले प्राइमरी कर लें और इंटरमीडिएट कर लें तो काफी है आपके लिए। इसके अलावा ओपन हाउस है सबके लिए, कि हमारे जो काउंसलिंग के सेशंस होते हैं विकाया पद्धति के, वो सबके लिए ओपन है, आपने कोर्स किया हो या नहीं किया। कोर्स किया हुआ हो तो फिर आपको डेफिनेटली उसका फायदा इमीडिएटली बहुत जल्दी और कंफर्म तरीके से मिलेगा। कोर्स नहीं किया होगा तो भी आप कर सकते हैं, और उसमें मैं आपको थोड़ा समय ज्यादा लेकर के आपको समझा दूंगा कैसे आपको करना है। एंड क्योंकि हर इंडिविजुअल का प्रॉब्लम अलग होता है, उसकी बैकग्राउंड अलग है, उसकी बचपन से लेकर के अब तक उसने जो अनुभव लिए हैं वो सब अलग है, तो उस अनुभव के हिसाब से हम टेलर मेड सॉल्यूशंस देते हैं। तो वो सेशन होता है, पहला सेशन आधे घंटे का होता है। वो आपको चाहिए तो जूम पे भी आ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान मतलब रूबरू आना मुंबई में या पुणे में ही संभव है। बाकी अगर आपको बाहर से करना है तो आप प्रशांत जी से या सोनिका जी से टाइम ले लीजिए, मैं आपके साथ जूम पे आकर के इस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आप जूम का सेशन लेना चाहते हैं तो प्रशांत जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं या सोनिका जी को। नंबर हमारे हमेशा वाला ही है, 7030911302। ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी और मेरे से बात कर सकेंगे। जी प्रशांत जी, इसके अलावा कुछ? नहीं सर। तो आज का 12:15 हो गए, काफी समय हो गया, आज लंबा सेशन हो गया। आप सब मेरे साथ में रहे इतनी देर तक, आपने अच्छे प्रश्न पूछे, मुझे भी मजा आया। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। एंड मिलेंगे अगले इतवार को। तो अगले इतवार का तारीख जो है ये है 23, तो 23 अगस्त 23 अगस्त को हम फिर मिलेंगे 11 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस वीक।